हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे होम्योस्टेसिस के बारे में। हमारी वीडियो का जो टॉपिक होम्योस्टेसिस है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इसके बाद हम इसकी जो की कंपोनेंट्स हैं और बॉडी के अंदर ये जो होम्योस्टेसिस का मैकेनिज़्म है ये किस तरीके से वर्क करता है, ये सारा हम डिटेल से देखेंगे। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर आप यहाँ पे इंट्रोडक्शन की तरफ जाएँ तो इंट्रोडक्शन क्या है या इसकी डेफिनेशन क्या है। तो होम्योस्टेसिस इज़ द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन इट्स इंटरनल इंटरनल इन्वायरमेंट। तो ये क्या है, ये किसी ऑर्गेनिज्म की एबिलिटी है जिससे वो क्या करता है, अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करता है। तो इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन करना डिस्पाइट द चेंजेस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिज़म का जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है वो हर वक्त चेंज होता रहता है। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आने वाली चेंजेस के बावजूद बॉडी क्या करती है, अपने आप को सरवाइव करवाती है। बॉडी क्या करती है, उसके अगेंस्ट रेजिस्ट करती है। मिसाल के तौर पर जब गर्मियाँ आती हैं तो हम समर सीज़न में क्या करते हैं, अपनी ड्रेसिंग, अपना जो स्टाइल ऑफ लिविंग है वो चेंज कर लेते हैं। उसके साथ साथ क्या होता है कि हम अपनी फूड हैबिट्स चेंज करते हैं। तो ये सारा कुछ जो हम एडजस्ट करते हैं ये किस वजह से करते हैं, ड्यू टू द चेंजेस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को जो हमारा रिस्पॉन्स होता है, यानी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आने वाली चेंजेस को जो एक ऑर्गेनिज्म का रिस्पॉन्स है, दैट इज़ कॉल्ड होम्योस्टेसिस। ये ज़रूरी है फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यानी अगर एक ऑर्गेनिज्म होम्योस्टेसिस ना करे, होम्यो का मतलब होता है सेम और स्टेसिस का मतलब होता है इंटरनल कंडीशंस, सेम कंडीशंस। तो सेम स्टेट ऑफ बॉडी को मेंटेन करना, एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर बॉडी के जो फंक्शंस हैं उनको रखना, ये होम्योस्टेसिस है। अगर एक ऑर्गेनिज्म होम्योस्टेसिस नहीं करता है तो इसका मतलब है कि उसका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। जैसे हम आगे चल के चीज़ों को देखेंगे कि होम्योस्टेसिस के बॉडी के ऊपर क्या बेनिफिट्स हैं और अगर एक ऑर्गेनिज्म होम्योस्टेसिस नहीं करता है तो उसको क्या नुकसान होते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे इसकी कंपोनेंट इम्पोर्टेंस देखें तो ये एसेंशियल है फॉर द सर्वाइवल, यानी एक ऑर्गेनिज़म के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। ये मेंटेन करता है ऑप्टिमल कंडीशंस ऑफ द सेल और बॉडी को, यानी बॉडी जो है वो विद इन द लिमिट और विद इन द ऑप्टिमल रेंज रहती है। ये इंश्योर करता है फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स, फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स, और इसके साथ साथ ये हेल्प करता है इन द अडाप्टेशन टू द एनवायरमेंटल चेंजेस, कि ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडेप्ट करे, अपने आप को एडजस्ट करे टू द इन्वायरमेंटल चेंजेस। यानी सबसे बेसिक चीज़ क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल। तो होम्योस्टेसिस हेल्प करती है इन द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। होम्योस्टेसिस हेल्प करती है टू मेंटेन द कंडीशंस विद इन द ऑप्टिमम रेंज। और सबसे जो ख़ास बात है, जितने भी रिएक्शंस बॉडी में हो रहे होते हैं वो एंजाइम्स की मदद से हो रहे होते हैं। अब लेट्स सपोज कंडीशन सूटेबल नहीं रहती हैं तो एंजाइम भी डीनेचर हो जाते हैं, एंजाइम भी काम करना छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब है कि जो स्टेबिलिटी ऑफ द बॉडी है, होम्योस्टेसिस है, वो इंतहाई अहम है फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स, फॉर द बॉडी मेटाबॉलिज्म। और इसके साथ साथ ये हेल्प करता है इन्वायरमेंटल चेंजेस को कोप करने में और इन्वायरमेंटल चेंजेस को रिस्पॉन्ड करने में। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमने ली है कि बॉडी का टेम्परेचर। आपको पता है जब गर्मियाँ होती हैं तो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर 50 तक चला जाता है, 45 तक, इवन कुछ एरियाज़ में 50 प्लस भी होता है। तो जबकि बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37। तो बॉडी ने टेम्परेचर को 37 पे मेंटेन करना होता है डिस्पाइट द चेंज इन एक्सटर्नल टेम्परेचर। तो ये जो टेम्परेचर रेगुलेशन है ये भी क्या कहलाएगी, होम्योस्टेसिस। फॉर एग्ज़ाम्पल मेंटेनेंस ऑफ द ग्लूकोज लेवल। ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज की क्वांटिटी है अगर बढ़ जाए तो हम उसको कहते हैं कि ये हाइपर
ग्लाइसीमिया है, अगर कम हो जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया है, यानी ग्लूकोज लेवल बढ़ने और कम होने से बॉडी के अंदर डिफेक्ट्स आते हैं। तो उसको विद इन द रेंज रखना ये भी होम्योस्टेसिस है। इसी तरह बॉडी के अंदर जो वाटर और साल्ट्स का एक बैलेंस है वो मेंटेन रखना ये भी होम्योस्टेसिस है। और इसी तरह जो ब्लड की पीएच है उसको मेंटेन करना ये भी होम्योस्टेसिस है। यानी ऑल द इंटरनल सिस्टम इज स्टेबल्ड विद इन द स्पेसिफिक रेंज रिगार्डलेस टू द एक्सटर्नल कंडीशंस, तो इसको हम होम्योस्टेसिस का नाम देते हैं। तो जब बॉडी रेजिस्ट करती है, स्टेबल करने की कोशिश करती है किसी भी चीज़ को, तो हम इसको कहते हैं कि बॉडी क्या कर रही है, होम्योस्टेसिस कर रही है। अब यहाँ पे अगर हम इसके की कंपोनेंट्स देखें तो होम्योस्टेसिस के अंदर 5 बेसिक जो कंपोनेंट्स हैं जिसके ऊपर होम्योस्टेसिस का मैकेनिज़्म बेस कर रहा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑफ ऑल स्टिमुलस है। स्टिमुलस हम किसी भी ऐसी चीज़ को कहेंगे जो इन्वायरमेंट के अंदर है और बॉडी को एक्शन करने पे मजबूर कर रही है, बॉडी को कोई रेजिस्ट करने पे मजबूर कर रही है। तो चेंज इन इंटरनल इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज़ स्टिमुलस। कोई अंदर से कोई बॉडी के अंदर चीज़ है जो बॉडी को काम करने में मजबूर करे, या बाहर से कोई चीज़ है जो बॉडी को काम करने में मजबूर करे, तो स्टिमुलस है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बहुत तेज़ स्कॉर्चिंग लाइट की तरफ देखा तो आप आइज़ को बंद कर लेंगे, तो वो लाइट क्या है, स्टिमुलस है। इसी तरह अब जब हम स्टिमुलस कोई भी आता है तो हमारे जो रिसेप्टर्स होते हैं ये उस चेंज को, उस स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं। तो रिसेप्टर स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं, फिर सिग्नल जाता है किसकी तरफ, कंट्रोल सेंटर की तरफ। तो कंट्रोल सेंटर क्या करता है, उसको प्रोसेस करता है इंफॉर्मेशन को और डिसाइड करता है कि उसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना है। तो चेंज इन द एनवायरनमेंट या चेंज जो डिटेक्ट होती है वो स्टिमुलस है। डिटेक्ट कौन करता है, रिसेप्टर्स, और कंट्रोल सेंटर की तरफ मैसेज जाता है कि उसको प्रोसेस किया जाए, उस इंफॉर्मेशन के ऊपर रिस्पॉन्स जनरेट किया जाए। अब जब उसके ऊपर एक्शन होना होता है तो इफेक्टर्स के थ्रू उसकी जो आउटपुट है, उसका जो रिस्पॉन्स है वो प्रोड्यूस करवाया जाता है। तो ये 3 बेसिक चीज़ें हैं। बॉडी के ऊपर स्पेशल सेल्स हैं जो कि काम करते हैं एज अ रिसेप्टर, हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है जो कि काम करता है एज अ कंट्रोल सेंटर, और हमारे मसल्स और ग्लैंड्स हैं जो काम करते हैं एज एन इफेक्टर। इफेक्टर फिर क्या करते हैं, रिस्पॉन्स शो करवाते हैं और कंडीशन को जो भी हमने डिटेक्ट की है उसको बैक नॉर्मल वैल्यू पे लेके आते हैं। अभी जो जनरल पाथवे है वो भी हमने सारा ऊपर भी डिस्कस किया। तो पाथवे अगर हम देखें तो यहाँ पे पाथवे किस तरीके से होता है कि स्टिमुलस जो कि चेंज इन कंडीशन चेंज है जिसको डिटेक्ट करना है किसने, रिसेप्टर ने, उसको प्रोसेस किसने करना है, कंट्रोल सेंटर ने, जो कि मैंने बोला है कि ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड होते हैं। इफेक्टर्स ने उसको रिस्पॉन्स करना है और जो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा वो नॉर्मल कंडीशन को रिस्टोर कर देगा। अब जब नॉर्मल कंडीशन रिस्टोर हो जाएगी तो बॉडी को एक नेगेटिव फीडबैक मिलेगा जिसके ज़रिए जो प्रोसेस, जो रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा था उस मैकेनिज़्म को शट डाउन करना है। तो वो स्टिमुलस को रिसीव करना बंद कर दिया जाएगा और जो प्रोसेस है वो एक टाइम पे स्टॉप हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं कि ये फीडबैक है। जब जो एक्टिविटी, जो रिस्पॉन्स बनना होता है वो बन चुका होता है तो हम कहते हैं कि अभी क्या हुआ है, फीडबैक हुआ है उस प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए। मज़ीद देखें तो यहाँ पे यही जो पूरा पाथवे है एक एग्ज़ाम्पल से हम समझेंगे। ये हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है थर्मोरेगुलेशन की, यानी हमने क्या करना है, टेम्परेचर को मेंटेन करना है। अब टेम्परेचर को बॉडी ने डिटेक्ट किया। टेम्परेचर क्या है, स्टिमुलस है। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर टेम्परेचर बढ़ा और ये जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अंदर टेम्परेचर बढ़ता है ये एक स्टिमुलस है। इस स्टिमुलस को बॉडी ने क्या करना है, डिटेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स कौन से होते हैं, यहाँ पे थर्मो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमारी स्किन के ऊपर हैं और वो हमारे हाइपोथैलेमस के अंदर हैं जो कि चेंज को डिटेक्ट करेंगे। आफ्टर डिटेक्शन जो हमारा हाइपोथैलेमस है जो कि ब्रेन का एक पार्ट है, वहाँ पे टेम्परेचर ऑलरेडी सेट है 37 पे। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, उस टेम्परेचर को सेट पॉइंट से
यानी कंपेयर करेगा कि बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है, सेट पॉइंट पे कितना होना चाहिए 37, तो उसको उसने एडजस्ट करना है। तो इफेक्टर को मैसेज जाएगा कि स्वेट ग्लैंड को, जो कि इफेक्टर के तौर पे काम कर रहे हैं, कि भाई स्वेट प्रोड्यूस करो। ब्लड वेजल्स जो हैं, स्किन की तरफ जो ब्लड सप्लाई है वो बढ़ा दी जाएगी ताकि जो हीट है वो डेसिपेट हो, और हीट खारिज होने के नतीजे में जो रिस्पॉन्स होगा, यानी स्वेटिंग से हीट लॉस होगी, वेजल्स डायलेट कर जाएंगी, उससे हीट लॉस होगी और बॉडी जो है वो कूल डाउन हो जाएगी। अब टेम्परेचर चूँकि नॉर्मल वैल्यू पे आ चुका है तो स्टिमुलस को क्या होगा, यहाँ पे फीडबैक होगा कि अब ये प्रोसेस यहाँ पे रुक जाना चाहिए। तो इस तरीके से क्या होता है कि फीडबैक मैकेनिज़्म के थ्रू ये सारा प्रोसेस चल रहा होता है। मोस्टली जो बॉडी में काम हो रहे होते हैं वो इसी तरह नेगेटिव फीडबैक के थ्रू हो रहे होते हैं, यानी उनमें नेगेटिव मैकेनिज़्म चल रहा होता है। बॉडी जो है वो नेगेटिवली चीज़ों को फीडबैक करती है कि एक दफ़ा एक एक्टिविटी जो करवानी थी वो हो गई, अब उसको स्टॉप होना है। तो अगर जो आउटपुट है वो रिएक्शन को रोक रही हो तो इसको हम कहते हैं कि ये नेगेटिव फीडबैक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया है अबाउट द होम्योस्टेसिस। उम्मीद है चीज़ें आपको काफ़ी हद तक क्लियर हुई होंगी। अगर स्टूडेंट्स आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो आप पूछें कमेंट बॉक्स में, आई विल आंसर इंशाल्लाह। और कोई टॉपिक आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, आप समझना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, उसको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड किया जाएगा। और कोई भी क्वेरी है तो आप बिला झिझक बगैर किसी हेजिटेशन के पूछ सकते हैं, उसको क्लियर किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोटिवेशन होती है और हम मज़ीद अच्छा कंटेंट बनाते हैं। मुझे वकास यूसुफ़ को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।